जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 5 से लेकर के और आर्टिकल 11 तक जो है कहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 5 to 11, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिटीजनशिप को लेकर के आर्टिकल 5 to 11 में डिस्कस किया गया है कि भारत का नागरिक कौन होगा, हु विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। तो बेसिकली है क्या, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 2 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 5 to 11 जब हम पढ़ते हैं इन डेप्थ, जब उसे समझने की कोशिश करते हैं तो देखा जाए मेनली एक चीज़ पर फोकस है कि ऑन द डेट ऑफ 26 Jan 1950 मीन्स आफ्टर द commencement of the Constitution of India or on the day of commencement of the Constitution of India मीन्स 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन होगा, और फिर इसके बाद जो माइग्रेशन हुआ ड्यूरिंग द डिवीज़न कि बहुत सारे लोग जो है भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भारत आए, वो भारत के नागरिक कैसे हो सकते हैं, राइट। तो इन पर डिस्कस किया गया है। तो ओवरऑल वहाँ पे सारा अगर डिस्कशन देखा जाए तो मेनली एक ही क्वेश्चन आंसर होता है, और वो क्वेश्चन आंसर होता है कि आखिर 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन होगा, राइट। या उसके बाद के जो प्रोविज़न हैं कि फ्यूचर में कौन होगा, तो उसके लिए प्रॉपर प्रोविज़न अगर हमें समझना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सिटीजनशिप एक्ट 1955। जो 1955 का जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट आया है, राइट, उस एक्ट में ये प्रोविज़न दिया गया है कि फर्दर भारत का नागरिक कौन हो सकता है, राइट। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो है का सेशन है सिटीजनशिप एक्ट 1955। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक सिटीजनशिप एक्ट 1950। अब यहाँ पर सिटीजनशिप एक्ट में कौन भारत का नागरिक है, कौन होगा और कौन फर्दर हो सकता है, इसके लिए सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 10 तक जो है डिस्कस किया गया है। सेक्शन 3 to सेक्शन 10। सेक्शन का मतलब, चूँकि ये एक्ट है तो इसमें धारा होती है, जैसे कि आईपीसी क्या है, वो एक एक्ट है, एक्ट में सेक्शन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होते हैं, राइट, क्लियर। कुछ लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी कहते हैं धारा 370। 370 जो है धारा नहीं थी, 370 क्या थी, 370 आर्टिकल है, राइट। क्योंकि वहाँ पर हम अनुच्छेद की बात करते हैं, आर्टिकल की बात करते हैं, और एक्ट में क्या होता है, सेक्शंस होते हैं, धाराएं होती हैं। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 10 तक जो है डिस्कशन किया गया है कि कौन भारत का नागरिक हो सकता है, राइट, और कौन भारत का नागरिक है और कौन होगा इन फ्यूचर। इन पर हम डिस्कशन करेंगे। अब इसमें भारत का नागरिक कौन हो सकता है या कौन ले सकता है नागरिकता, तो इसके नागरिकता लेने के 5 तरीके हैं हमारे पास, राइट। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वी हैव 5 वे। हमारे पास 5 तरीके हैं कि हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं, राइट। तो एक्विजिशन एक तरफ हमने लिख दिया, और एक तरफ अगर हम नागरिकता लेने का अगर प्रोविज़न है तो नागरिकता जाने का भी तो कोई ना कोई प्रोविज़न होगा कि किन परिस्थितियों में आप ऐसा क्या एक्ट करेंगे या ऐसा कौन सा काम करेंगे जिसकी वजह से आपकी नागरिकता जा सकती है, राइट। मतलब वो पहले तो भारत का नागरिक है, लेकिन भारत का नागरिक वो कब नहीं रहेगा, भारत का नागरिक होने के बाद वो कब नागरिक नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो इसके नागरिकता जाने के हैं उसके 3 तरीके हैं, जो सेक्शन 8
9 और सेक्शन 10 इनमें डिस्कस करता है कि किन किन परिस्थितियों में भारत की नागरिकता जा सकती है। इज दैट क्लियर? और कैसे कैसे नागरिकता हम ले सकते हैं। अच्छा, वरुण धवन की मूवी देखी है कभी किसी ने? बद्रीनाथ की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया। तो देखिए यहाँ पर हम बद्रीनाथ की दुल्हनिया पर यहाँ पर कुछ लाइन रखेंगे और उसी पर आपके सारे सेक्शन इंगेज हो जाएंगे, किस किस तरीके से हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं और कैसे भारत की नागरिकता मिलती है। तो भारत की नागरिकता मिलती है बाय बर्थ, राइट। ये सेक्शन, ये डिस्कशन किया गया है सेक्शन 3, राइट। बाय बर्थ मतलब बी, और बाय डिसेंट सेक्शन 4, बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करवा करके भी मिल जाती है सेक्शन 5, और बाय इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 6, बाय पर्सन ऑफ इंडियन ओवरसीज सेक्शन 7। ये सेक्शन 3 से लेकर के और सेक्शन 7 तक नागरिकता को डिस्कस करते हैं कि भारत की नागरिकता, कौन भारत का नागरिक होगा और कौन भारत का नागरिक इन फ्यूचर हो सकता है, राइट। तो इन पर हम डिस्कस करेंगे कि ये सेक्शंस हैं जो भारत की नागरिकता भविष्य में आप कैसे लेंगे। अब हम इन पे सेक्शन वाइज डिस्कशन करेंगे, राइट। यहाँ पर तरीके समझ में आए। नागरिकता लेने के 5 तरीके हैं, किसमें? सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। और नागरिकता जाने के 3 तरीके हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955। इज दैट क्लियर? क्या इरेज कर दें? चलिए, पहला प्रोविजन है बाय बर्थ। बाय बर्थ सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 स्टेट्स दैट whoever born in India will be citizen of India, right? Whoever born in India will be citizen of India। जो कोई भी, राइट, जो कोई भी भारत में जन्म लेगा वो भारत का नागरिक होगा। ये देखिए सेक्शन क्या कहता है, 1955 के एक्ट में ये प्रोविजन दिया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जो भारत में जन्मा है वो भारत का नागरिक होगा। अब ये वाली बात कब से शुरू होती है? ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से जब हमारे देश का संविधान लागू हो गया, इनैक्ट हो गया, तो इस डेट से इसमें सेक्शन 3 में ये प्रोविजन बना, जब एक्ट 1955 में ड्रॉप्ट हुआ, कि जो भारत में जन्म लेगा वो भारत का नागरिक होगा। अब देखिए कितना जो है अजीब सा क्वेश्चन है कि जो भारत में जन्म ले लेगा वो भारत का नागरिक हो जाएगा, जिसकी वजह से एक बड़ा, एक मेजर इशू रहा कौन? 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, राइट, जिसकी वजह से शाहीन बाग, धरना प्रदर्शन, फलाना ढिमका, तोड़ फोड़, लाठीचार्ज, ये सारे हंगामे होते रहे, राइट।
तो ये 26 जनवरी 1950 का ये सेक्शन इस बात का कह देता है कि जिसने भी भारत में जन्म लिया, चाहे वो हमारे दुश्मन देश का कोई नागरिक हो, चाहे घुसपैठिया हो, चाहे वो वैलिड पासपोर्ट्स के साथ आया है या इलीगल माइग्रेशन हुआ है या इलीगल माइग्रेंट है, तब भी अगर वो भारत आता है और भारत में उसका अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो बाय बर्थ वो भारत का नागरिक हो जाता था, राइट। और ये सिलसिला चलता रहा 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1986 तक। चूंकि 1986 में फिर एक अमेंडमेंट एक्ट आया, राइट। और मतलब इसी एक्ट को क्या किया गया, अमेंड किया गया। अमेंड का मतलब होता है संशोधन। क्योंकि जब हम कोई लॉ बनाते हैं या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करें या कोई लॉ बनाएं, कोई एक्ट ड्राफ्ट करें, तो उसमें ये प्रोविजन जरूर रखते हैं कि अब जो हमने बना दिया है वो अब के टाइम फ्रेम में सही है या अभी समय सही है। अगर इन फ्यूचर उस एक्ट में कहीं कोई बदलाव करना पड़ा, कुछ उसका संशोधन करना पड़ा, तो संशोधन का प्रोविजन हम हर एक्ट में रखते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये जो था 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1986 तक यही प्रोविजन रहा कि जो भारत में जन्म लेगा वो भारत का नागरिक होगा। और इसकी वजह से भारत की जो जनसंख्या थी वो बस्ट होने लगी। मतलब कोई भी आ रहा है, चाहे पाकिस्तान से आ रहा है, चाहे बांग्लादेश से घुसपैठ करके आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है और भारत में वो जो है उसका बच्चा जन्म ले रहा है, वो भारतीय नागरिक हो जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो इसमें 1986 में अमेंडमेंट हुआ। अब इसमें एक क्लॉज डाल दिया गया। क्या क्लॉज डाल दिया गया कि नहीं, जो कोई भारत में जन्म लेगा वो भारत का नागरिक तो होगा, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होगी कि उसका फादर, जो माइनर जन्म ले रहा है, जो बच्चा जन्म ले रहा है, उसका फादर इंडियन होना चाहिए, राइट। अब 1986 में देखिए प्रोविजन आ गया कि कौन फादर जो है कौन होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, राइट। अब जब फादर इंडियन होना चाहिए ये प्रोविजन आया, तो देखिए क्या स्थिति होती है कि फादर इंडियन होना चाहिए। ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर, केवल फादर के लिए कहा गया है, मदर के लिए नहीं कहा गया है। तो इसमें जो ये अमेंडमेंट हुआ तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 इसका जो है वायलेशन करता नजर आया। चूंकि हमारा आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, तो फादर ही क्यों इंडियन होना चाहिए, मदर भी तो इंडियन हो सकती है। और अगर हम जो है सिर्फ फादर के ही इंडियन होने पर फोकस कर रहे हैं, तो जो भारत की महिला है, लेडी है, उसके साथ हम जेंडर्स डिस्क्रिमिनेशंस कर रहे हैं, जेंडर्स को लेकर के। तो यहाँ पर ये जबकि हम कहते हैं कि हम एज पर द आर्टिकल 14, 15 कि हम कास्ट के आधार पर, रेसेस के आधार पर, सेक्स के आधार पर कोई जो है क्या नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, पार्शियलिटी नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पर तो सीधे सीधे पार्शियलिटी नज़र आ रही, भेदभाव नज़र आ रहा है। क्या कि फादर अगर इंडियन होगा तो वो जो है भारत का नागरिक होगा। लेकिन ओवरऑल जो भी रहा, ये जो है कानून लागू रहा 1992 तक। यहाँ पर 1992 में आकर के एक बार फिर से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और ये यहाँ पर जेंडर न्यूट्रलिटी की बात की गई। 1992 के अमेंडमेंट में जेंडर न्यूट्रलिटी की बात की गई कि नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि फादर ही क्या हो, इंडियन हो। तो 1992 के अमेंडमेंट में ये प्रोविज़न लाए गए कि चूंकि ये
जो 1986 का जो अमेंडमेंट एक्ट है, राइट, ये जो है अमेंडेड एक्ट क्या कर रहा है, ये आर्टिकल 14-15 का वायलेशन कर रहा है, जो जेंडर्स पार्ट एंड पार्शियलिटी की बात करता है। यहाँ पे जेंडर न्यूट्रलिटी की बात की गई है कि जेंडर नहीं करेंगे, नहीं तो ये हमारे आर्टिकल 14-15 का क्या है, वायलेशन है। तो 1992 के अमेंडमेंट एक्ट में ये कहा गया कि भारत में जन्म लेने वाला बच्चा, भारत में जन्म लेने वाला बच्चा भारत का नागरिक होगा, लेकिन ईदर ऑफ वन पेरेंट, ईदर एनी वन का मतलब होता है माता या पिता, उसके माता या पिता में कोई एक है, ईदर एनी वन ऑफ द पेरेंट, मतलब कोई एक माता या पिता दोनों में से कोई एक, या और बोथ, अगर ये दोनों भारतीय नागरिक हैं, माता या पिता, और दोनों नहीं है तो दोनों में से कम एक, अब वो चाहे माता भी हो सकती है या पिता भी हो सकते हैं, उनका भारतीय होना जरूरी है, चाहे माता हो या पिता हो। साथ ही यहाँ पर एक बात और कह दी गई कि माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, और जो भारतीय नहीं है, जो माइग्रेंट है, वो इलीगल माइग्रेंट ना हुआ हो, इलीगली इमिग्रेंट ना हुआ हो या इलीगल माइग्रेंट ना हुआ हो। तो इलीगल माइग्रेंट का मतलब क्या होता है कि वो भारत जो है वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ आया हुआ व्यक्ति होना चाहिए, मतलब वैलिड वीज़ा, वैलिड पासपोर्ट। जस्ट सपोज कोई व्यक्ति भारत के किसी दूसरे देश से आया, भारत के बाहर किसी भी दूसरे देश से आया, और वो भारत आकर के उसने वैलिड पासपोर्ट्स के साथ आया, वैलिड पासपोर्ट्स के साथ आया तो यहाँ पर 2-3 तरह से आ सकता है। वो भारत में टूर एंड ट्रैवल पे आया होगा, या तो भारत में टूर करने आया, लेकिन वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीज़ा के साथ आया कि वो 1.5 महीने के लिए भारत रुकेगा, 15 दिन के लिए रुकेगा, या 1 महीने रुकेगा, 10 दिन रुकेगा। वो वैलिड पासपोर्ट्स और वैलिड वीज़ा के साथ आता है, और जितने दिनों में वो भारत में रुक रहा है, उसी बीच जो है उसका किसी लड़की से क्या हो जाता है, मान लीजिए अफेयर हो जाता है भारत के किसी व्यक्ति से, किसी लड़की से, या अगर लड़की आई है तो भारत के किसी पुरुष से उसका अफेयर हो जाता है, और वो दोनों शादी कर लेते हैं, तो वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन कंडीशन ये भी है कि वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ आया है, लेकिन वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ उसके रुकने की वैधता भी वैलिड होनी चाहिए। वो वैलिडिटी इंडिया में रुकने की बिल्कुल वैलिड डेट होनी चाहिए। ये नहीं कि आया तो था 15 दिन के लिए और भारत से वापस ही नहीं गया, 1.5 साल 2 साल यहीं पड़ा रहा, तो वो फिर उसका बच्चा भारत का नागरिक नहीं होगा। मतलब कहने का है कि वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स, वैलिड वीज़ा, वैलिड पासपोर्ट के साथ अगर भारत आया है और वो यहाँ आकर के शादी करता है, तो वो उसका बच्चा भारत का नागरिक होगा। इज दैट क्लियर? अब प्रेजेंट सिनेरियो में यही वाला लागू होता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बाहर से ही आया सही, वो उसका बच्चा भारत का नागरिक किस कंडीशन में हो सकता है कि वो वैलिड वीज़ा, वैलिड पासपोर्ट और ईदर वन ऑफ द पेरेंट्स जो है उसका इंडियन होना चाहिए, चाहे वो फिर मेल हो या फीमेल। यहाँ पर जेंडर न्यूट्रलिटी की बात की गई है। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। सेक्शन 3 आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्यों भाई? अब सेक्शन 3 के बाद हम बात करते हैं सेक्शन 4 की। बाय डिसेंट। सेक्शन 4 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955।
सिटीजनशिप एक्ट 1955 का सेक्शन 4 ये कहता है कि भारत में ही नहीं, भारत के बाहर जन्मे बच्चे भी भारत के नागरिक हो सकते हैं। राइट? भारत से बाहर, ये नहीं कि इंडिया में ही जन्म हो रहे हैं या विद इन इंडियन टेरिटरी उसका जन्म हुआ है तभी वो भारत का नागरिक होगा। ये कहता है कि भारत से बाहर, भारत से बाहर मतलब कहीं भी किसी भी देश में अगर उस बच्चे का जन्म हुआ है तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। लेकिन कैसे? बाय डिसेंट उसका इंडियन कनेक्शन होना चाहिए, मतलब उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, ईदर ऑफ द पेरेंट, राइट, ईदर ऑफ द पेरेंट, ईदर ऑफ द पेरेंट्स शुड बी इंडियन। कोई एक जो है उसके माता या पिता जो है क्या होने चाहिए? इंडियन होने चाहिए। अब इंडियन होने चाहिए, लेकिन दूसरी बात क्या है? दूसरी कंडीशन, वो जिस किसी भी देश में जन्मा है, जिस किसी भी देश में जन्मा है, उस देश में जो हमारी इंडियन कॉन्सुलेटरी है या जो इंडियन जो हमारी वो होती है एम्बेसी, राइट, वहाँ पर जाकर के उसे अपने जो माइनर चाइल्ड है, जो बच्चा जन्मा है, उस बच्चे का विद इन 1 ईयर ऑफ हिज बॉर्न, उस बच्चे के 1 साल के जन्म के अंदर ही इंडियन कॉन्सुलेटरी में क्या करवाना होगा? रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और वहाँ पर ये डिक्लेरेशन देना होगा कि ये जो बच्चा जन्मा है इसकी नागरिकता जो है भारत की है, क्योंकि इसके माता या पिता दोनों, या माता या पिता दोनों में से एक क्या है? भारतीय नागरिक हैं। और इस बच्चे के पास अभी किसी अन्य देश का वीज़ा या पासपोर्ट या किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये चीज़ डिक्लेयर करनी होगी कि ये बच्चा जो है भारत का नागरिक है। और कॉन्सुलेटरी में एक बार आप डिक्लेयर कर दिया तो फिर वो बच्चा भारत का नागरिक होगा। लेकिन वहाँ पे डिक्लेरेशन या रजिस्ट्रेशन का कितने समय में देना है? विद इन 1 ईयर ऑफ द बॉर्न, राइट। उस बच्चे के जन्म से 1 साल के अंदर ही आपको क्या देना है? उसका डिक्लेरेशन देना है कि ये भारत का नागरिक है। तो सेक्शन 4 मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सेक्शन बाय रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 5। अच्छा, आप अपने आप को बतौर भारतीय नागरिक रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, राइट। लेकिन रजिस्ट्रेशन की कुछ प्रक्रिया है, राइट। वो प्रक्रिया क्या है कि कोई जो बाहर का व्यक्ति है, किसी अन्य देश का भी नागरिक है, वो भारत का नागरिक नहीं है, किसी अन्य देश का भी नागरिक है, वो भी भारत की नागरिकता ले सकता है बाय रजिस्ट्रेशन, कि वो अपने आप को भारत का नागरिक डिक्लेयर कर सकता है। कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने का जो फर्स्ट प्रोविज़न होगा, वो पहला प्रोविज़न ये है कि वो रजिस्ट्रेशन से पहले कम से कम 12 महीने भारत में रहा हो। ये नहीं कि वो भारत उसने देखा ही नहीं है, भारत देखा ही नहीं है और आ गया कहीं से भी और आ कर के कहने लगे कि हमें जो है भारत की नागरिकता चाहिए, हम तो भारत के ही नागरिक रहेंगे। तो क्यों रहोगे भाई? भारत के बारे में आप क्या जानते हो? तो भारत के बारे में ये जानना आपको ज़रूरी है। कम से कम 1 साल
भारत में वो रहा हो या 1 साल तक उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की को जो है डिस्टिंग्विश सर्विसेज प्रोवाइड की हो, मतलब विशिष्ट सेवा की हो भारत सरकार की, राइट। अब डिस्टिंग्विश सर्विसेज कैसे प्रोवाइड होगी? अब या तो उसने 12 महीने कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की को विशेष सेवाएं दी हो अपनी, या फिर 12 महीने तक वो रहा हो, या फिर उसको रहते हुए कुल 6 महीने हुए हैं। कितने? 6 महीने रहा और 6 महीने उसने भारत सरकार को सर्विस दी है। तो पार्शियल, ये देश पार्शियल देश अगर पार्टली ये भी कर लेता है तो भी वो भारत का नागरिक हो सकता है। तीसरी बड़ी कंडीशन ये है, सेक्शन 5 डिस्कशन चल रहा है। तीसरी बड़ी कंडीशन ये है कि जब वो भारत का नागरिक होगा, जब वो भारत का नागरिक होगा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे बतौर इंडियन सिटीजन रजिस्टर कर लेगी, तो उसे कम से कम जो है 5 साल तक कोई ऐसा काम नहीं करना होगा जिससे उसको 2 साल की सज़ा हो जाए। और भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाएं हैं, उन 22 में से किसी एक भाषा में उसे क्या होना चाहिए? अच्छी जानकारी होनी चाहिए, किसी एक लैंग्वेज में उसकी वो स्किल होना चाहिए। अब ये नहीं कि वो हिंदी में स्किल है, जो भारत की 22 भाषाएं हैं, हिंदी है, उर्दू है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, असमी है, उड़िया है, कन्नड़ है, तो ये जो भाषाएं हैं, नेपाली है, तो ऐसी जो 22 भाषाएं हैं, इन 22 में से किसी एक भाषा में उसे क्या होना चाहिए? पारंगत होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए। इज दैट क्लियर? और एक और बड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस है कि जब वो भारत की नागरिकता ग्रहण करेगा, राइट, अगर ये मान लीजिए ये सारे क्वालिफिकेशन वो क्वालिफाई कर रहा है, क्या क्वालिफाई कर रहा है कि वो इनवैलिड जो है, इलीगल इमिग्रेंट नहीं है, मतलब वो गैर कानूनी तरीके से, वैधानिक तरीके से भारत में नहीं आया है, वैलिड वीज़ा, वैलिड पासपोर्ट, ये सारे सेक्शन में लागू होगा। मतलब वैलिड वीज़ा, वैलिड पासपोर्ट्स, मतलब इलीगल इमिग्रेशन जो है सारे सेक्शन में वैलिड है कि वो गैर कानूनी तरीके से भारत नहीं आया होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये सभी जगह लागू है कि मान लीजिए वो लीगली तरीके से इंडिया आया, लीगल तरीके से वो भारत में रहा, लीगल तरीके से उसने भारत में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, लीगली उसे भारत की नागरिकता के लिए रजिस्टर कर लिया गया, लेकिन वो भारत का नागरिक केवल तब होगा जब वो भारत के संविधान की शपथ भी ग्रहण करेगा। अगर इस क्वालिफिकेशन को भी वो फेल हो जाता है कि अगर वो ये कह देता है बाद में कि नहीं नहीं हम सारी चीज़ें, सारे जो है काम करेंगे जो भारत सरकार कहेगी, लेकिन हम जो है भारत के संविधान की शपथ नहीं लेंगे, तो भारत का नागरिक नहीं होगा, अर्थात उसकी नागरिकता उसको नहीं दी जाएगी, हैं, रद्द कर दी जाएगी। क्योंकि भाई भारत में रहोगे, भारत के संविधान की बात नहीं करोगे, भारत के संविधान की शपथ नहीं ग्रहण करोगे, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और एक कंडीशन और है, वो किसी ऐसे देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जिस देश में हम भारतीयों को की नागरिकता बैन हो। मतलब ये चाहे इसको लास्ट कंडीशंस के तौर पे समझ लीजिए कि वो किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो। ऐसे देश का नागरिक इन द सेंस कि वो किसी ऐसे देश से आता हो जिस देश में हम भारतीयों को नागरिकता ना दी जाती हो। मान लीजिए कि हम पाकिस्तान जाएं, पाकिस्तान क्या है? इस्लामिक स्टेट है। हम उनसे कहें कि भैया हमको जो है भारत छोड़ करके आए हैं और पाकिस्तान में आ गए हैं आपके यहाँ, आप हमें पाकिस्तान का नागरिक बना लीजिए। तो कहेंगे कि भाई आप क्या हैं? आप हिंदू हैं। अच्छा ठीक है, इंडिया से आए हो, सॉरी हम आपको पाकिस्तान की नागरिकता नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस इज इस्लामिक स्टेट। आप अपने सेकुलर मुल्क में जाओ, तो जब हमारे नागरिक को जिस देश में रिकॉग्नाइज न किया जाए, जिस देश में हमारे देश के नागरिक को आइडेंटिफाई न किया जाए,
उसकी रिस्पेक्ट ना हो, तो ऐसे देश के नागरिक को भी हम भारत की नागरिकता नहीं देते हैं। कुल मिलाकर के जिस देश में हमारे देश के नागरिकों को उस देश की नागरिकता मिल सकती है, उसी देश के नागरिक को हम भारत में नागरिकता दे भी सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। बाई रजिस्ट्रेशन हो गया, बाई इनकॉर्पोरेशन, सेक्शन 6 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। बाई इनकॉर्पोरेशन सेम कंडीशंस जो हमने आपको बताई कि नागरिकता लेने की वही कंडीशन है कि भारत में इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए, राइट? इलीगल इमिग्रेंट ना हो, वैलिड पासपोर्ट वैलिड वीजा के साथ आया हो, और जन्म के 1 साल के अंदर ही अपने बच्चे का जो है उसमें जो है इंडियन कॉन्सुलेटरी में जो है उसको क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। साथ ही ये व्यक्ति फुल ऑफ एज का हो। फुल ऑफ एज का मतलब वो पूरी तरह से बालिग हो चुका है, 18 ईयर्स का है। 18 ईयर्स जो है क्या डेट मानी जाती है, एडल्ट डेट। अब वो ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि हमें भारत की नागरिकता चाहिए, तो भारत की नागरिकता उसे मिलेगी। कंडीशन क्या फुलफिल करनी होगी कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज 22 में से किसी एक भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, भारत के संविधान की शपथ लेनी है, और भारत का नागरिक बनने से कम 12 साल तक, वहाँ हमने 12 महीने की बात की थी, वो 12 साल भारत में रहा हो, या 12 साल में उसने भारत सरकार की या भारत में किसी भी राज्य के सरकार की जो है क्या की हो, हाँ, एक विशिष्ट सेवा, डिस्टिंग्विश सर्विस उसने दी हो, तो इन कंडीशंस पे उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, राइट? अब सेक्शन 7 जो है नेचुरलाइजेशन की बात करता है, बाय नेचुरलाइजेशन। सेक्शन 7 ऑफ सीए ये बात करता है कि नेचुरली आप भारत के नागरिक हो सकते हैं, लेकिन कब? जब आपने भारत की सेवा किससे की हो, बाय लिटरेचर। मतलब पहले तो कंडीशन वही सारी होंगी, जरा ध्यान से समझिए, सारे क्वालिफिकेशन वही होंगे। क्या कि आप गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसपैठ करके ना आए हो, राइट? मतलब इलीगल इमिग्रेंट ना हो, वैलिड पासपोर्ट वैलिड वीजा के साथ आए हो, ईदर वन ऑफ द पेरेंट जो है क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है सेम फॉल करेंगी, लेकिन वो सारी कंडीशन बेवाक हो सकती हैं केवल एक कंडीशन पे कि आपने भारत को अपने साहित्य, कला, संस्कृति इनसे जो है, या किसी आर्ट एंड कल्चर से, साइंस का मतलब अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो बाहर से आया है, किसी अब्रॉड कंट्री से है, उसे हम भारत का नागरिक बना सकते हैं अगर उसने साइंस के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब अब वो व्यक्ति जो है परमाणु बम बनाना जानता है, स्पेशली परमाणु बम बनाना जानता है, तो वो हमारे तो भारत के डिफेंस के लिए बड़ा काम की चीज़ है। तो उसकी हम तमाम उन क्वालिफिकेशंस को, जो चाहे वो ज़बरदस्ती घुस के आया या कैसे आया, अगर हमें पता चल जाता है वो इंडिया का बेनिफिट करता है, हाँ, कि वो ये भारत के लिए बेनिफिशियल है और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़ा एडवांस है, आर्ट एंड कल्चर्स में एडवांस है, या जो है लिटरेचर के क्षेत्र में इसका बड़ा योगदान है, तो उस व्यक्ति को हम भारत का नागरिक कंसीडर कर लेंगे। क्योंकि जो कलाकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले होते हैं,
इनसे किसी को नुकसान नहीं हो सकता है, राइट। इनसे अगर कुछ हो सकता है तो मानवता की भलाई का काम हो सकता है। दैट्स वाई वो जो पीछे के क्वालिफिकेशंस हैं उनको हम बेवाब करते हुए उसको नेचुरली जो है भारत की नागरिकता दे देंगे। इज दैट क्लियर? तो ये सेक्शन 7 आप जो है सिटीजनशिप एक्ट के जो है क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। अब देखिए अमेंडमेंट एक्ट तो कई आए हैं, इसमें कई जो है अमेंड हुए हैं। 1986 का अमेंडमेंट ये काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है। फिर 1992 का, 2003 का और 2004 का, फिर 2019 का। 2019 वाला तो बड़ा जो है हंगामे में रहा। अब 2019 के अमेंडमेंट में ये जो 19 का जो बिल था इसमें बेसिकली इशू क्या था, जो 2019 का जिसकी वजह से शाहीन बाग धरना प्रदर्शन हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने शोर मचाना शुरू किया कि ये भारत के संविधान के विरुद्ध है। क्योंकि हमने आपको बताया कि हमारे देश का जो सुप्रीम लॉ है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर ही सारे एक्ट, सारे लॉ बनते हैं। तो सारे एक्ट, सारे लॉ कहाँ बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर में। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ओवरलैप करता हुआ ये क्या दिखाई दे रहा था, ये बिल। अब लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये ओवरलैप कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ओवरलैप नहीं कर रहा था। ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, इसमें बेसिकली जो हमारे देश के गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह ने एक बात कही है कि हम भारत के में जन्मे उन बच्चों को भारत का नागरिक मान लेंगे जो भारत में घुसपैठ करके ना आए हों। अब भारत में घुसपैठ करके कहाँ से आए हैं लोग, या तो पाकिस्तान से आए हैं या बांग्लादेश से आए हैं, राइट। बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो लोग आए हैं और ज़बरदस्ती घुसपैठ करके आए हैं, तो क्या हम उनको भी भारत का नागरिक मान लें? जैसे कि असम में देख लीजिए, जो वहाँ पे मूल ओरिजिन है उनकी जनसंख्या कम हो गई है और घुसपैठियों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे लोगों को अमित शाह जी ने कहा कि हम इनको रिकॉग्नाइज करेंगे, किसके थ्रू एनआरसी। एनआरसी के थ्रू इनको रिकॉग्नाइज करेंगे और ये पता करेंगे कि 1948, 1950 या 1952 में ये कहाँ पर थे। अगर ये थे इंडिया के तो फिर इंडियन, इनको कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो लोग घुसपैठ करके आए हैं उनको हम क्या करेंगे, एक्सपेल करेंगे। एक्सपेल मतलब भारत से बाहर निकालेंगे। तो जो विपक्ष था, जो विपक्ष का शोर था कि दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 जो फंडामेंटल राइट की बात करता है, ये किसके फंडामेंटल राइट की बात करता है, भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट की गारंटी है। ये हम जो गारंटी दे रहे हैं फंडामेंटल राइट एंजॉय करने के लिए, वो कौन एंजॉय करेगा फंडामेंटल राइट? भारत के नागरिक ही तो राइट एंजॉय करेंगे, या कोई बाहर का कोई भी आए वो भी हमारे राइट एंजॉय करेगा, राइट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनको एक्सपेल करेंगे, इस देश से बाहर निकालेंगे। और उसके लिए जब ये हुआ तो भैया शाहीन बाग शुरू हो गया, धरना प्रदर्शन हो गया और दंगे फसाद बवाल शुरू हो गया। तो ये सारी चीज़ें, चूँकि हमारे देश में एक तबका या एक लॉबी, अभी भी इलिट्रेशन, बहुत ज़्यादा इलिटरेट लोग हैं, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा कमी है। क्योंकि ये हमारे देश के उन लड़कों को, उन नौजवानों को बरगला लेते हैं कि चलो अरे ये सरकार तो बहुत गलत कर रही है। अच्छा, उनको चूँकि अपने देश का संविधान नहीं पता, अपने देश का कानून नहीं पता, उनको बता दिया कि आज शाम को खाने में बिरयानी मिलेगी और थोड़ा सा पीने को भी मिल जाएगा। अब वो सोच रहे हैं चलो यार वहीं शोर मचाएंगे चल करके, मोदी जी हाय हाय के नारे लगाएंगे, राइट, और अमित शाह हाय हाय जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। अब अगर उनको मुर्दाबाद के नारे लगा करके बिरयानी खाने को मिल रही है, दारू पीने को मिल रही है, तो वो तो कहीं भी नारे लगा देंगे,
राइट। कम से कम देखो तो सही उस बिल, किसी भी चीज़ का, किसी भी लॉ का, किसी भी एक्ट का, किसी भी बिल का विरोध करने से पहले एटलीस्ट उस बिल को पहले खुद तो पढ़ो कि वो वास्तव में है क्या। बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना समझे कह दिया कि ये आर्टिकल 14-15 का वायलेशन है, जबकि आर्टिकल 14-15 है किसके लिए? भारत के नागरिकों के लिए हैं, ना कि कोई भी पाकिस्तान का व्यक्ति आए, बांग्लादेश से आए, अफगानिस्तान से आए और आकर के वो कहे कि भैया राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है, हम तो भारत में नौकरी करेंगे। अरे कैसे करोगे यार? अगर भारत में नौकरी करने भी आए हो तो वहाँ से अफगानिस्तान से भारत आने के लिए आपने वैलिड वीज़ा लिया है, जॉब वीज़ा, जॉब का वीज़ा भी मिलता है, राइट, कि हम भारत जा रहे हैं सर्विस करने, सो एंड सो कंपनी में करेंगे, सो एंड सो गवर्नमेंट की जाकर के सेवाएं देंगे जाकर के। तो अगर आप इस तरीके से भारत आ रहे हो तो वेलकम है, लेकिन आप जो है कहीं से भी बॉर्डर पार करके भारत आ गए और कहीं खाली जगह देखी वहाँ पे अपनी झोपड़ी बना ली और सरकार के खिलाफ लगे पत्थर चलाने, जैसा कि कश्मीर में होता है। कश्मीर में पत्थरबाज कहाँ से आए? वो सारे के सारे इलीगल इमिग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से सब इलीगली इमिग्रेंट थे और उनका एकमात्र उद्देश्य कश्मीर कश्मीर कश्मीर, पाकिस्तान आज भी कश्मीर का राग अलापता रहता है। और जब हमारे देश की किसी भी प्रधानमंत्री में या किसी भी जो है मुख्यमंत्री में जब राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है और कुछ करने की विल पावर होती है तो फिर वो कर जाता है कि विपक्ष कितना भी शोर मचाता रहे, जैसे कि प्रेजेंट सिनेरियो में जो वर्तमान सरकार है, कुछ भी शोर मचा दो, हमारी बला से हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है, जो देश के लिए सही है वो हम करेंगे, वही सही है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर सेक्शन 3 to 7 आप डिस्कस कर चुके हैं। आप पूरा मोटा मोटा सिनेरियो में याद रखिए कि ये जो है आप जब पढ़ेंगे तो सबसे कुछ चीज़ें ध्यान रखना है कि बाई बर्थ भारत का नागरिक हो सकता है, लेकिन क्या कंडीशन है? बाई डिसेंट हो सकता है, बाई रजिस्ट्रेशन हो सकता है। रजिस्ट्रेशन करवाने में ये बात ध्यान रखना है कि वो भारत में इलीगल ना आया हो और जिस देश का वो नागरिक है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है, उस देश में भारतीयों की नागरिकता बैन नहीं होनी चाहिए, भारत के लोग भी उस देश में नागरिक बन सकते हों, ये कंडीशंस रखनी चाहिए। अच्छा, 2019 का बिल एक चीज़ और एक वजह से और इशू में रहा, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अमित शाह ने कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट हुआ भी है, कहाँ से? पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से, और वो इस कम्युनिटीज से है, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियंस है, पारसी है और यहूदी है, शायद ये 6 कम्युनिटीज है। एक कम्युनिटीज और थी, हाँ, बुद्धिस्ट है। अगर इस कम्युनिटीज से के लोग भारत में, चाहे वो इलीगल ही इमिग्रेंट हुए हों, लेकिन अगर वो इलीगल इमिग्रेंट हुए हैं तो हम उन्हें भारत की नागरिकता दे देंगे। इस कैटेगरी में केवल और केवल मुस्लिम्स को बाहर रखा गया। मुस्लिम्स को बाहर रखने के पीछे एक लॉजिक ये था कि वर्ल्ड में 57 कंट्रीज हैं जो इस्लामिक स्टेट हैं। क्या हैं? इस्लामिक स्टेट्स हैं, और यहाँ पर केवल और केवल अगर किसी को नागरिकता मिल सकती है तो मुस्लिम्स को ही नागरिकता मिल सकती है। इन कम्युनिटीज़ को वो अपने देश के, अपने राज्य के का जो है नागरिक डिक्लेयर नहीं करते हैं। और ये जो कम्युनिटीज़ हैं, ये हिंदू कई देशों में जो है क्या है, माइनर है। सिख जो है कई देशों में माइनर है। क्रिश्चियंस हैं कई देशों में क्या है, माइनर है। और पारसी, यहूदी, बुद्धिस्ट ये कई जगह माइनर हैं। तो हाँ, उस समय हमारे तत्कालीन गृह मंत्री, जो आज भी गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी ने यही कहा कि नहीं, ये जो कम्युनिटीज़ है ये माइनर हैं कई देशों में, और इन देशों से इनको
इमिग्रेंट हुए नहीं हैं इलीगल, इनको होना पड़ता है क्योंकि ये मार के भगाए जाते हैं वहाँ से। और इन लोगों को जो ये क्या कहते हैं डिप्राइव्ड हैं, एक तरह से वंचित हैं, इनको हम जो है क्या करेंगे, भारत का नागरिक स्वीकार कर लेंगे। तो क्या गलत कहा था भाई अमित जी ने? क्यों भाई अमित जी ने कुछ गलत कहा? नहीं कहा। तो इसकी वजह से ये बिल जो है इशू में रहा था 2019 का। अब हमने आपको एक्विजिशन के कितने 5 तरीके देख लिए। अब जो है सिटीजनशिप लॉस के 3 तरीके आपको और पढ़ने हैं, जो सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 में डिस्कस किए गए हैं। तो यहाँ पर हमने किया लॉस, राइट, और ये 3 तरीके किससे हैं, कैसे जो है जा सकती है भारत की नागरिकता, इस पर हम डिस्कस करेंगे। रिनंसिएशन सेक्शन 8, टर्मिनेशन सेक्शन 9, डिप्रीवेशन सेक्शन 10, राइट। इस सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 ऐसे भी भारत की नागरिकता जा सकती है। अब भारत की नागरिकता कैसे कैसे जा सकती है, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए, राइट। इसको इसी तरीके से कॉलम बना लीजिए और फिर इसके बाद समझने की कोशिश कीजिए। कॉलम तो इसको देख करके भी बना लोगे, वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में। अब आप हमारी तरफ देखें, आप लोग जरा अटेंशन दें, प्रॉपर अटेंशन। जस्ट सपोज आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो, हैं, मान लीजिए आप कहाँ पे पढ़ते हो, आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो और कॉलेज का नाम मान लीजिए कोई भी राम मनोहर लोहिया पीजी कॉलेज। आप इसके स्टूडेंट हो और इस कॉलेज की जो अथॉरिटी है, क्या होता है, डीन होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, यही होते हैं हायर अथॉरिटी। उस हायर अथॉरिटी के सामने जा करके एक डिक्लेरेशन मेड करते हो। क्या डिक्लेरेशन मेड करते हो कि सर मुझे अब इस कॉलेज में और नहीं पढ़ना है, राइट। अब हमें इस कॉलेज में नहीं पढ़ना है। आपने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं इस कॉलेज में नहीं पढ़ूंगा, राइट। मेक डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, आपने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि अब हमें इस कॉलेज में क्या करना है, कंटिन्यू नहीं करना है। तो उस कॉलेज से क्या हो जाएगा, आपका नाम कट जाएगा, राइट। क्योंकि आपने बड़ी ऑनेस्टी के साथ जो है क्या किया है, डिक्लेयर किया है। और जब नाम कटेगा, जब आप खुद डिक्लेरेशन दे रहे हो, तो फिर उस कॉलेज से आपको क्या लेने होंगे, कुछ सर्टिफिकेट लेने होंगे। सर्टिफिकेट में क्या, जैसे कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो मेन होता है, राइट। आप क्या कहेंगे कि भाई हमें इस कॉलेज से हमारा क्या दे दिया जाए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए। तो उस समय जब आप कॉलेज में खुद डिक्लेरेशन दे रहे हो कि मैं इस कॉलेज के साथ और कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो ये कॉलेज आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी देगा, एज वेल एज गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देगा, क्योंकि उस कॉलेज की पूरी सहानुभूति आपके साथ है, राइट। क्या हुआ, ये हो गया आपका रिनंसिएशन सेक्शन 8, राइट। विद ऑनर आपकी जो है क्या हो गया, यहाँ से निकाल दिया गया। मतलब आप निकाल दिया नहीं गया, बल्कि निकाल देना तो गलत है, निकल आए, राइट। सेम अब यहाँ पर अगर कोई नागरिक ये डिक्लेरेशन देता है किसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि अब वो भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता है, राइट।
नहीं, यहाँ पे रिनंसिएशन में ही बात कर रहा हूँ। क्या कि अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये डिक्लेरेशन देता है कि वो भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है। यहाँ पर आपने कॉलेज छोड़ने के लिए क्या किया है? डिक्लेरेशन ही तो मेड किया है। क्या मेड किया है कि भाई आप कॉलेज के साथ नहीं जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो ससम्मान विद ऑनर आपको जो है उस कॉलेज से सर्टिफिकेट मिल जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति डिक्लेरेशन देता है कि वो भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता है, अगर भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता तो भारत सरकार उसे जो है एक एनओसी दे देगी। एनओसी मतलब कि आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आप जिस किसी भी देश के नागरिक बनना चाहते हैं उसके लिए हमारी शुभकामनाएं। इज दैट क्लियर? फिर आपके वो राइट टू चॉइस का मामला हो जाएगा कि आप ब्रिटेन की नागरिकता लेना चाहते हैं या अमेरिका की लेना चाहते हैं या किसी यूरोपियन कंट्रीज़ की या एशियन कंट्रीज़ की, जिस कंट्री में जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से आपको क्या मिला है? एनओसी मिली। एनओसी मिली कि मतलब आप भारत से जा रहे हैं और उस देश में जो है आप जा कर के क्या होंगे? एक नागरिक एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो भारत ये जो है बाई रिनंसिएशन आपकी नागरिकता समाप्त हुई, मतलब रिनंसिएट विद ऑनर, एक तरीके से आपने खुद त्याग दी है नागरिकता सम्मान के साथ। इससे ना तो देश का नुकसान है ना आपका नुकसान है। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा, इसको सेक्शन 9 को एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप RM इस कॉलेज में पढ़ते थे और इस कॉलेज को बिना बताए इस कॉलेज को बिना किसी सूचना दिए इस कॉलेज में आपने एक अन्य कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया। तो जाहिर सी बात है, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, सब कुछ यहाँ पर जमा है, राइट, तो यहाँ पर आपने फोर्ज डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किया होगा, राइट, फोर्ज किया होगा ना। तो जैसे ही कॉलेज को पता चलता है, इसी कॉलेज को मान लीजिए पता चल जाए कि आपने कहीं और भी शिक्षा ली है, तो फिर वो ले रहे हैं तो वो क्या करेगा? आपका कर देगा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है एक तरह से अपमान पूर्वक निकालना। आपकी तो सेम वही होता है कि आप भारत के नागरिक हैं और भारत की नागरिकता आपने नहीं छोड़ी, राइट। इसको आप ऐसे समझिए, आप क्या हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और इसकी नागरिकता को छोड़े बिना आपने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली, ब्रिटेन सिटीजनशिप ले ली, राइट। तो आपको क्या लगता है कि आपको नहीं लगता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं और ब्रिटेन की सिटीजनशिप आप लेना चाहते हैं तो भारत को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बशर्ते भारत को आप ये जो है डिक्लेरेशन करके जाते तो कितना अच्छा होता। मतलब ये एक डिक्लेरेशन मेड कर देते कि आप भारत के नागरिक नहीं रहना चाहते हैं, तो ब्रिटेन में आपको जो है सम्मान पूर्वक सिटीजनशिप भी मिलती और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आपको कोऑपरेट करती, राइट। चूँकि आपके ऑनेस्टी, चूँकि बिकॉज ऑफ एवरीवन नोज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी से बढ़कर के कोई अच्छी पॉलिसी है ही नहीं। तो आप अगर यहाँ पर सिर्फ डिक्लेयर कर देते कि मैं भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होते, राइट। अब आपने सिटीजन ऑफ इंडिया भी हैं और सिटीजनशिप ब्रिटेन की ले ली, तो यहाँ पर आप क्या हो जाएंगे? आपका टर्मिनेशन हो जाएगा। कुल मिलाकर के भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और माइट भी अगर ब्रिटेन ने भारत सरकार से कोई रिपोर्ट मंगवाई कि भारत इस नागरिक के बारे में आप हमको रिपोर्ट करें कि इसका वहाँ पर क्या रहा है, तो भारत सरकार भी रिपोर्ट क्या भेजेगी? भारत सरकार ये रिपोर्ट भेजेगी कि द पर्सन बिलोंगिंग फ्रॉम इंडिया इज फ्रॉड। ये व्यक्ति जो भारत से बिलोंग करता है ये फ्रॉड है,
चूंकि इसने विदाउट डिक्लेरेशन क्या किया है, ब्रिटेन की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, ना तो बेटा ब्रिटेन के ही रहे और ना भारत के रहे। मतलब देशी कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इज दैट क्लियर? हाँ, डूब जाएगा, या दो नावों पर पैर रखने वाला डूब ही जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अगर विदाउट डिक्लेरेशन चोरी से अगर आप नागरिकता लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेशन हो जाएगा, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अच्छा, तीसरी डिप्रीवेशन सेक्शन 10। इसमें सेक्शन 10 में क्या है कि ड्यूरिंग द वार, अगर मान लीजिए युद्ध चल रहा है किसी भी देश से, हमारा क्या चल रहा है, वार चल रहा है, चाहे इंडो चाइना वार हो या भारत पाकिस्तान वार हो, उस वार के दौरान अगर आप दुश्मन देश से बात करते हैं, राइट, जैसे मान लीजिए हमारा चाइना से भारत का युद्ध चल रहा है और आप चाइना से ही बात करें, या इंडियन आर्मी के कॉन्फिडेंशियल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का कोई प्लान मतलब एनिमी कंट्री के साथ शेयर करते हैं या किसी अब्रॉड कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं, तो भी आपकी नागरिकता जो है क्या हो जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। और इस प्रोसेस को कहा जाएगा डिप्रीवेशन ऑफ सिटीजनशिप, राइट। तो डिप्रीवेशन ऑफ सिटीजनशिप सेक्शन 10 में डिस्कस किया गया है कि आप किसी ऐसे देश से बात ना करें जिससे भारत का जो है क्या चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो, और ड्यूरिंग द वार आप उनसे कोई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ सीक्रेट्स कॉन्फिडेंशियल्स या डिफेंस सीक्रेट्स कॉन्फिडेंशियल आप शेयर कर रहे हैं, या जो फौज आर्मी है, एनिमी की आर्मी है, उस आर्मी से आप जो है कोई डिस्कस या डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, राइट। तो कुल मिलाकर के इसी के साथ सिटीजनशिप एक्ट 1955 फिनिश होता है। अब आपको करना क्या है, बेसिकली रिवीजन ये करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, समझने हैं, राइट। फिर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के इन सेक्शंस को, सेक्शन 3 to 10, इन सेक्शन को आपको रिवीजन करना है, पढ़ना है, और फिर जो है इनको दोनों को मिला के पढ़ना है। क्योंकि नेक्स्ट सेक्शन हम अगर करेंगे तो सिटीजनशिप एक्ट में सिटीजनशिप पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 और सिटीजनशिप एक्ट 1955 सेक्शन 3 to 10, इनको जो है कंपैरेटिवली जो है क्लास लेंगे कि सेक्शन आर्टिकल दिस में दिस प्रोविजन था और उसका सेक्शन सो एंड सो में ये प्रोविजन है। तो चूंकि वहाँ पर डिस्कस किया गया था कि कौन भारत का नागरिक है, होगा कब, 1950 को, और ये जो है एक्ट डिस्कस करता है और कौन कौन से लोग भारत के नागरिक हो सकते हैं या इन फ्यूचर। आज मान लीजिए 2023 चल रहा है कि 2050 में भी अगर कोई भारत का नागरिक बनना चाहे तो कौन बन सकता है, ये आप अगर सेक्शन 7 to 10 अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज के 50 साल बाद भी अगर कोई भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसका प्रोविज़न सेक्शन 3 to 10 में दिया हुआ है। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।